दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश में फिर से कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार अलर्ट पर तो है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ साफ कर दिया है कि अभी बिहार में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। जी हां, यानी कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि बिहार में इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। जी हां, राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। पटना जंक्शन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए रैंडम चेकिंग की जा रही है। जी हां, इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से सचेत है। सरकार सतर्क होकर काम कर रही है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। रोज तकरीबन 60 से 70 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और बिहार में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। जी उन्होंने कहा है कि राज्य में फिलहाल 1500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। किसी किसी जिले में बहुत कम एक्टिव केस हैं, लिहाजा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। जी यानी कि अभी बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दोस्तों बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के कई जिलों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो काफी हैरान करने वाली है। जी हां, बिहार में संदिग्ध हालात में 13 लोगों की जान चली गई। ये सभी के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की जान गई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकंप मच गया है। जी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। बिहार के नवादा में 6, सासाराम में 5 और बेगूसराय जिले में 2 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से गई है। सभी के परिजनों का आरोप है कि दुनिया छोड़ने से पहले इन लोगों ने शराब का सेवन किया था। जी हां, जिसके कारण इनकी जान चली गई। जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोगों के आंख की रोशनी जाने की भी बात सामने आ रही है। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सीएम नीतीश कुमार को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं। फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे तेजस्वी यादव ने कई बार अपने सवालों से सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है और अब तेजस्वी यादव ने एक मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पछाड़ दिया है। जी हां, द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जिन शक्तिशाली भारतीयों की सूची जारी की गई है उसमें पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हां, दूसरे नंबर पर उनके सबसे करीबी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। जी हां, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत है। जी साल 2019 में इस सूची के अंदर 10वें नंबर पर रहने वाले जेपी नड्डा इस बार चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी ने पिछले लिस्ट की तरह 5वें नंबर पर अपना कब्जा बनाए रखा है। जी इस रैंकिंग में सीएम नीतीश कुमार साल 2019 में 18वें नंबर पर थे, लेकिन अब उनकी रैंकिंग बेहद नीचे पहुंची है। नई लिस्ट में नीतीश कुमार 80वें नंबर पर है। जी नीतीश कुमार की रैंकिंग के 62 अंक नीचे गिरे हैं, जबकि 2019 की रैंकिंग में तेजस्वी यादव 83वें अंक पर थे। इसके ठीक उलट तेजस्वी यादव का कद बढ़ा हुआ है। जी हां, तेजस्वी यादव बिहार ही नहीं बल्कि देश में शक्तिशाली भारतीयों की सूची में नीतीश कुमार से ऊपर हैं। जी हां, तेजस्वी यादव को इस लिस्ट में 76वें नंबर पर जगह मिली है। दोस्तों बिहार विधानसभा में विधायकों को लात जूते से पीटने वाले पुलिसकर्मी महफूज रहेंगे। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज एक बार फिर से यह जरूर कहा है कि वे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई तो होना तय है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी। जी हां, अध्यक्ष ने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विधायकों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। विधानसभा की आचार समिति इस मामले की पड़ताल कर रही है। जी आचार समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की कीमत करीब 1 लाख रुपए किलो है। जी हां, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की कीमत करीब 1 लाख रुपए किलो प्रति किलोग्राम है। यह दुनिया की सबसे महंगी इस सब्जी का उत्पादन प्रशिक्षण के तौर पर बिहार के औरंगाबाद जिले में किया जा रहा है। जी यानी कि अपने बिहार में इस सब्जी की खेती होती है। इस सब्जी का नाम है हॉप सूट्स। जी हॉप सूट्स की खोज 11वीं सदी में की गई थी और तब इसका उपयोग बियर में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर किया जाता था। इसके बाद इसका उपयोग हर्बल मेडिसिन और धीरे
धीरे सब्जी के रूप में होने लगा। जी हाँ, सूट्स में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम हीमोलोन्स और ल्यूपोलोन्स है। ऐसा माना जाता है कि ये एसिड मानव शरीर में कैंसर सेल्स को मारने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, अपने इस गुण की वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है। जी हाँ, बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर ब्लॉक के तहत आने वाले करमडीह गांव में 38 वर्षीय किसान अमरेश सिंह भारत के पहले ऐसे किसान हैं जो कि हॉप सूट्स की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, 6 साल पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम हॉप सूट्स को 1000 पाउंड में बेचा था, जो भारतीय रुपए में लगभग 1 लाख रुपए बनता है। जी हाँ, यह सब्जी भारतीय बाजार में बहुत मुश्किल से मिलती है और इसे केवल स्पेशल ऑर्डर पर ही खरीदा जा सकता है। दोस्तों, बिहार में 1 अप्रैल यानी कि आज गुरुवार से बालू एक बार फिर से महंगी हो जाएगी। जी हां, राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने बालू बंदोबस्ती की राशि 50% बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, आज भी कैबिनेट की बैठक में 1 अप्रैल 2021 से यानी कि आज से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के लिए बंदोबस्ती राशि 50% बढ़ाकर अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है। जी हां, बिहार में अब नए बालू बंदोबस्ती धारियों को पर्यावरण स्वीकृति के उपरांत 50% बढ़ोतरी हुई बंदोबस्ती के साथ स्वीकृति दी जाएगी। जय खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव पर सरकार ने आज अपनी मुहर लगा दी है। बंदोबस्ती राशि में 50% का इजाफा किए जाने के बाद अब यह बात लगभग तय है कि बिहार में एक बार फिर से बालू की कीमतों में इजाफा होगा। बंदोबस्तधारी जब सरकार को ज्यादा पैसे देंगे तो फिर इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों के ऊपर पड़ेगा। जय बालू की कीमत में वृद्धि होने से रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर अन्य तरीके के निर्माण कार्य में लागत मूल्य बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने साल 2019 के मार्च में दावा किया था कि पूरे बिहार में 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। जी हां, तब से सरकारी दावे के अनुसार राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच गई और गांव के हर एक घर में बिजली का कनेक्शन कर दिया गया था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के दावे को सच नहीं माना है। जी हां, सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जिस वक्त बिहार सरकार ने 100% विद्युतीकरण का दावा किया था, उस समय बिहार में विद्युतीकरण का केवल 70% तक ही काम हो पाया था। जी हां, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार के दावे में कोई भी दम नहीं है। हालांकि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उससे संबंधित सभी मामले 2019 मार्च के पहले के हैं। सच तो यह है कि बिहार सरकार ने केवल डीपीआर के आधार पर ही 100% विद्युतीकरण का दावा कर दिया था। लेकिन सीएजी रिपोर्ट की माने तो 2011 के जनगणना के आंकड़े और डीपीआर के आंकड़ों की तुलना में सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित घरों का विद्युतीकरण 70% से 68% के बीच ही रहा था। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। पंचायत भवन कई सुविधाओं से युक्त होंगे और इसमें नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होगी। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवन के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार रुपए की राशि भी मंजूरी कर ली गई है। दोस्तों, अप्रैल के महीने की दस्तक देते ही राज्य में गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन के तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी इस बात का इशारा करती है कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। जी हां, दिनों दिन बढ़ते तापमान से लोग परेशान हो रहे हैं और गर्मी में थोड़ी कमी आने की उम्मीद कर रहे हैं, मगर ऐसा फिलहाल होने वाला नहीं है। जी हां, मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल पटना का तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। जी हां, जिस वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो अप्रैल में अच्छी गर्मी पड़ने के आसार हैं, यानी कि इसी महीने अप्रैल में। जी हां, कल अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। जी हां, वही न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जी हां, बिहार में सबसे अधिक तापमान गया का रहा है, जहां 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जी हां, फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है और उत्तर बिहार के क्षेत्र में गर्मी बढ़ने की आशंका है। अगर इसी तरीके से मौसम बना रहा तो फिर अप्रैल में प्री मानसून की परिस्थिति बन सकती है। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोला है। जी हां, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति दे दी है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली है। विभिन्न विभागों में लगभग 5,500 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। जी हां, बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है।
दोस्तों, बिहार के जिलों में जहरीली शराब पीने को लेकर जाने गई है। जी हां, इस जान जाने को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। जी हां, दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बिहार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, उन्होंने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि शब्द नहीं है, क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में ही 8 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़ों तथ्यों के साथ यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो फिर वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो वह भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के काम को लेकर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं और ज्यादा चिल्लाते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। जी हां, बिहार में अगले कुछ दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान शोर मचाना, चिल्लाना आप पर भारी पड़ सकता है। जी हां, मतदान के दिन मतदान केंद्र या फिर उसके नजदीक चिल्लाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन चिल्लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिल्लाने पर 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसको लेकर आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के नेशनल डे पर लिखे पत्र के लिए धन्यवाद कहा है। जी हां, साथ ही इमरान खान ने कहा है कि वे अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। जी हां, दरअसल 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी थी। दोस्तों, होली का त्यौहार तो बीत गया, लेकिन कुछ परेशानियां भी पीछे छोड़ गया है। जी हां, होली के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जेब में रखे रुपए भी रंगीन हो गए हैं। आलम यह है कि दुकानदार रंग लगे रुपये को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी हां, सबसे अधिक परेशानी तो बड़े नोट वालों की हो रही है। होली खेलने के दौरान रुपये में रंग लग गया है तो फिर आप इन रुपयों को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक, इन बैंकों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। ये बैंक आपका नोट बदल देगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक के एक्सचेंज काउंटर से भी नोट बदला जा सकता है। जी, इसके लिए आधार नंबर की फोटोकॉपी प्रस्तुत करना होगा। रिजर्व बैंक ने रुपये बदलने से जुड़े नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जी, रिजर्व बैंक के अनुसार कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। जी, साथ ही साथ देश के सभी बैंकों को पुराने फटे मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते हुए नकली ना हो। इसीलिए आप बैंक जाकर रंग लगे रुपये को बदलवा सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल यानी कि आज है। जी हां, इसके पहले पश्चिम बंगाल में गोत्र पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कहा था कि उनका गोत्र शांडिल्य है, लेकिन वे अपना गोत्र मां, माटी और मनुष्य बताना पसंद करती है। जी, इसी बयान पर बंगाल में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर तंज कसा है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी से पूछा है कि वे तो जनेऊधारी भी नहीं है, उनका क्या होगा। जी हां, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को ट्वीट करके लिखा है कि उनका क्या होगा जो लोग शांडिल्य या फिर जनेऊधारी नहीं है, उनका क्या होगा जो किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई मंत्रोच्चार नहीं करते हैं, उनका क्या होगा। जी, ओवैसी ने आगे लिखा है कि हर पार्टी को लगता है कि चुनाव को जीतने के लिए खुद को हिंदू बताना बेहद जरूरी है। जी, ऐसी कोशिश चुनाव के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। जी हां, विकास की इस धारा में मिथिला भी अछूता नहीं है। सीएम के नेतृत्व में ही मिथिला में चहुमुखी विकास हुआ है। जी हां, मिथिला पर्यटक का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बिहार में शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है, जिस कारण मिथिला सहित बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मिथिला में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, जो बिहार में विकास का नया आयाम लिखेगा। जी हां, ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जयनगर बैराज निर्माण का कार्य 400 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा है, जिससे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि 5 साल के अंदर मिथिला के सभी खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना के बीच सिर्फ बिहार में चुनाव हुआ है। दरभंगा और मधुबनी जिले की 20 सीटों में से 17 सीट मिथिला वासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तोहफे के रूप में दिया है, जिससे पता चलता है कि दरभंगा मधुबनी विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच टीएमसी के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक का एक सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस सर्वे में भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है। भाजपा समर्थक इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए प्रशांत किशोर और टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हारने वाली है। लीक हुए सर्वे में दूसरे चरण की 30 सीटों में सर्वेक्षण किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 सीटों में भाजपा 23 पर जीत हासिल करेगा और टीएमसी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आएंगी। हालांकि इस पर टीएमसी का कहना है कि भाजपा नंदीग्राम में बड़े अंतर से हार रही है, इसीलिए फर्जी रिपोर्ट वायरल कर रही है। रिपोर्ट को फेक बताते हुए 29 मार्च को टीएमसी ने एक ट्वीट किया और लिखा है कि बीजेपी नंदीग्राम में बहुत बुरी तरीके से हार रही है। यह टीएमसी ने ट्वीट किया बीजेपी के लिए। साथ ही लिखा है कि हार को देखते हुए भाजपा ने वही किए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यह फर्जी खबरें फैलाना, यह सर्वे फेक है और इसकी भाजपा के नेताओं की तरफ से कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट फैलाकर कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक तेल टैंकर और यात्रियों से भरी कमांडर जीप की भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में एक चालक सहित 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यह घटना मीरगंज के बथुआ रोड स्थित लाइन बाजार की है। दोस्तों 3 तलाक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाली सहारनपुर की आतिया साबरी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। जी हां, कोर्ट ने उसे 13,44,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उसके बाद अब आगे से उसे 21,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। इस गुजारा भत्ते में आतिया की दोनों नाबालिग बेटी का भी हकदार होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आपको बता दें कि आतिया ने साल 2015 के 24 नवंबर को कोर्ट में अपने पति वाजिद अली के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि निकाह के वक्त उन्होंने वाजिद अली के परिवार को कार, जेवर, घर के जरूरी सामान के साथ ही 25 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी वे लोग शादी के बाद 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब मेरे घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो फिर उन्होंने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। जब वाजिद ने उसे जहर दिया तो फिर वो बच गई और अपने मायके आ गई, जिसके बाद वाजिद ने उसे तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद आतिया ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की ठानी और वो उसे कोर्ट तक ले गई और कोर्ट से अपने और अपनी दोनों बच्चियों के लिए भरण पोषण भत्ता की मांग की। जिसके बाद अब 22 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आतिया को भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते में सबसे पहले 5 साल 4 महीने का भत्ता मिलेगा, उसके बाद हर महीने 21,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये आतिया है कौन। तो 3 तलाक मामले में आवाज उठाकर उसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि आतिया ही थी। आतिया की वजह से ही देश में 3 तलाक कानून बन पाया। दोस्तों बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी शहरों में अब वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल गृह का निर्माण करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने योजना को पूरा करने के लिए 90 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस आश्रय स्थल पर सभी वर्गों के वृद्धजन रह पाएंगे, जिनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी निगरानी जिला स्तर पर होगा। नई योजना से वैसे वृद्धजनों को सहूलियत होगी जो अपनों और हालात के मारे हुए होंगे। नई योजना के तहत राज्य ने अपेक्षित और बेसहारा अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधा देने की योजना बनाई है, ताकि बुजुर्ग आश्रय स्थल गढ़े पर आराम से रहें और स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सके। आश्रय स्थल में स्वास्थ्य, मनोरंजन, योग और आजीविका के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, बुजुर्ग आराम से यहाँ रहकर कुछ आजीविका के लिए भी कर सकेंगे। विभाग इसके लिए भी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, यहाँ बुजुर्ग का समय भी कट जाएगा और उनके हाथ में कुछ पैसे भी रहेंगे। जी हाँ, सभी जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के आश्रय के लिए 100 बेडों यानी कि 50-50 बेडों के 2 यूनिट सभी जिला मुख्यालय के अलावा अन्य अनुमंडल में 50 बेडों का 1 यूनिट रहेगा। दोस्तों मुस्लिम समुदाय में सबसे पवित्र माना जाने वाला रमजान का पाक महीना जल्द शुरू होने वाला है। इस महीने को बरकतों का महीना कहा जाता है। मुस्लिम समाज में इसकी बहुत अहमियत है। रमजान के महीने में 29 या 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। इस 1 महीने तक लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और सहरी करते हैं और फिर शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तार करके रोजा खोलते हैं। रोजा रखने वालों के लिए सहरी और इफ्तार दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। सुबह सहरी का समय फजर की अजान से पहले तक
रहता है। यह सहरी करने के बाद लोग नमाज पढ़ते हैं और फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। यह इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक रमजान के महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है। जी हाँ, वैसे तो अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, मगर इस साल भारत में रमजान का महीना 13 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। जी यानी कि 13 अप्रैल से रमजान के महीना शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, कुछ मौलानाओं ने 13 अप्रैल से रमजान शुरू होने की उम्मीद जता रहे हैं। अगर 12 अप्रैल को चांद दिखाई दे गया तो फिर 13 अप्रैल से पहला रोजा रखा जाएगा। जी हाँ, ऐसे में रमजान का अंतिम रोजा 12 मई को होगा और फिर ईद गुरुवार 13 मई 2021 को मनाई जाएगी। यह रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमजान के महीने में अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई। इस पूरे महीने भर लोग रोजा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और फिर पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं। यह कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। बरकतों के इस महीने में गरीबों की दिल खोलकर मदद भी की जाती है। यह दान किए जाते हैं। वैसे तो हर बालिग मुसलमान पर रोजा फर्ज है, मगर बुजुर्ग, कम उम्र के बच्चे, बीमार लोग और फिर प्रेग्नेंट महिलाएं अगर रोजा रखने की ताकत नहीं हो रखते हैं तो फिर वो रोजा नहीं रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बिहार में हाल ही में विकास आयुक्त बने आमिर सुबहानी को अतिरिक्त जिम्मेवारी मिली है। यह इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी। आमिर सुबहानी को 3 अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को अगले आदेश तक योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा आपदा पुनर्वास सोसाइटी का परियोजना निदेशक, बिहार राज्य योजना पार्षद का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आपको बता दें कि आमिर सुबहानी लंबे समय तक बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। कई दफे सरकार के सहयोगी बीजेपी नेताओं की तरफ से भी आमिर सुबहानी को गृह विभाग से हटाने की मांग उठी थी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें गृह विभाग से हटाकर विकास आयुक्त बनाया है। अब आमिर सुबहानी को योजना एवं विकास विभाग समेत 3 महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, यूपी के कैराना के चर्चित अजीम मंसूरी अपनी शादी को लेकर आजकल सुर्खियों में हैं। जी 2 फीट 3 इंच के अजीम मंसूरी ने अपनी शादी के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। अजीम मंसूरी की कद काठी उनकी शादी में रोड़ा बनी हुई है। जी अजीम मंसूरी ने पूर्व में मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों से भी शादी कराने की अपील की थी, लेकिन अजीम की शादी नहीं हो पा रही थी। थक हार कर अजीम मंसूरी शामली के महिला थाने में पहुंचा और वहां पर अपनी शादी कराने को लेकर इंस्पेक्टर से गुहार लगाई। जी हाँ, यहीं से अजीम मंसूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर जगह अजीम मंसूरी की चर्चा आम हो गई। ये ऊपर वाले ने अजीम की ऐसी सुनी कि अब अजीम के लिए रिश्तों की लाइन सी लग गई। ये गाजियाबाद, बुलंदशहर, दिल्ली, बिहार और अन्य कई जगहों से अजीम मंसूरी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। ये लेकिन अब लड़कियों को सेलेक्ट करने पर असमंजस्य बना हुआ है। अजीम मंसूरी के परिवार वाले आए रिश्तों को देखकर परख रहे हैं और फिर जल्द से जल्द कोई एक लड़की देखकर शादी की बात आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई लड़कियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके अजीम मंसूरी से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। अजीम मंसूरी को एक दिल्ली निवासी लड़की ने प्रपोज किया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके शादी करने की बात कही है। दिल्ली निवासी लड़की का कहना है कि वह अजीम मंसूरी से शादी करना चाहती है। जी हाँ, वह अजीम मंसूरी को बहुत पसंद करती है। अजीम मंसूरी लगातार आ रहे रिश्तों और फिर प्रपोजल से खुश हैं और अब जल्द ही दूल्हा बनने की आस जगी है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी बैंक से जुड़ा काम बचा हुआ है तो फिर यह खबर आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बैंक खुले रहने के बाद भी आपका कोई भी काम 3 अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा। जी हाँ, दरअसल अप्रैल के पहले हफ्ते बैंक का पहला वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। इसका मतलब 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा, आज और कल। ऐसे में अपने जरूरी काम इन 2 दिनों में नहीं निपटा पाएंगे। जी आपको बता दूं कि प्राइवेट और सरकारी बैंक अप्रैल 2021 में कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। 1 अप्रैल को सालाना अकाउंटर्स की क्लोजिंग के चलते सरकारी और फिर प्राइवेट बैंक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। यह बैंक में अकाउंट्स क्लोजिंग के काम होंगे। ऐसे में आपका कोई भी काम बैंक में नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। यह 3 अप्रैल को महीने का पहला शनिवार है, इस दिन बैंक खुले रहेंगे। यह वही 4 अप्रैल को रविवार के चलते बैंक क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। ऐसे में अगले 4 दिन में से केवल एक ही दिन बैंक खुले रहेंगे, वो भी शनिवार के दिन। दोस्तों, बिहार में बेहतर यातायात के लिए करीब 55 नए रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी बनाए जाएंगे। इनमें से करीब 24 आरओबी समस्तीपुर रेल मंडल में प्रस्तावित है। इसमें सबसे ज्यादा दरभंगा शहर में बनने जा रहे हैं। इससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले ट्रेन आने जाने के लिए रेलवे फाटक गुमटी पर नहीं रुकना होगा। यातायात में समय की बचत होगी। फिलहाल सरकार ने प्रमुख सड़कों पर अधिक व्यस्त रेलवे फाटकों की पहचान करके पहले चरण में उन पर आरओबी बनाने का निर्णय लिया है। पथ निर्माण विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य में
2005 से 2015 तक करीब 34 आरओबी बनाए जा चुके हैं। इनके अलावा करीब 14 नए आरओबी का निर्माण हो रहा है। वही करीब 55 नए आरओबी बनाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। इनमें समस्तीपुर रेल मंडल में 24, दानापुर रेल मंडल में 9, सोनपुर रेल मंडल में 8, कटिहार रेल मंडल में 4, मालदा रेल मंडल में 3, मुगलसराय रेल मंडल में 3, वाराणसी रेल मंडल में 3 आरओबी बनाए जाएंगे। दोस्तों, राजधानी पटना की तरह बिहार के अन्य शहरों में भी एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगी। खासकर वैसे शहर जहां अभी जाम की समस्या अधिक हो रही है। पहले चरण में ऐसे 6 शहरों की पहचान की गई है। आने वाले समय में इस संख्या में वृद्धि होना तय है। पटना की सड़कों पर एलिवेटेड रोड बनाने का परिणाम सार्थक दिख रहा है। कई इलाकों को जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। लोग घंटों के बदले मिनटों में सफर तय कर रहे हैं। इसलिए पथ निर्माण विभाग ने एलिवेटेड रोड का निर्माण दूसरे शहरों में भी विस्तार करने का निर्णय लिया है। जी हां, विभाग ने पहले चरण में 6 शहरों भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया की पहचान की है। इन शहरों में सड़कवार अध्ययन किया जाएगा। देखा गया है कि कौन सा इलाका बहुत अधिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। उन इलाकों की पहचान करके देखा जाएगा कि अभी उस सड़क की स्थिति कैसी है, क्योंकि बाजार के बीच से गुजरने वाले सड़कों को और चौड़ा करना मुश्किल है। इसीलिए संपूर्ण सड़कों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे ताकि बिना परेशानी के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। आपको बता दें कि जहां एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे उसमें से है भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया। इन जिलों में, इन शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान होगा। इससे पहले बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने संकेत दिए हैं कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने की दिशा में सीएम किसे बनाएगी, इसका फैसला कर लिया गया है। भाजपा के पक्ष में मजबूत लहर होने का दावा करते हुए दिलीप घोष ने मंगलवार को विश्वास जताया है कि राज्य में अगली सरकार उनकी पार्टी की बनेगी। और कहा गया है कि इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोई नवनिर्वाचित विधायक ही मुख्यमंत्री बने। दिलीप घोष ने दावा किया है कि पार्टी के पक्ष में पैदा हुई मजबूत लहर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक रहेगी। दिलीप घोष ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद सिर्फ भाजपा ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जबकि टीएमसी और उसके नेता हताश हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भाजपा के पक्ष में बना माहौल और मजबूत होता जाएगा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हार का एहसास होता चला जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि इंसान भी सांप की तरह जहर पैदा कर सकता है। एक ताजा रिसर्च से यह पता चला है कि इंसान भी चाहे तो अपनी लार यानी कि स्लाइवा को किसी सांप की तरह जहरीला बना सकता है। यानी कि आप अपनी लार को, मुंह के लार को जहरीला बना सकते हैं सांप की तरह। जी हां, दरअसल जापान के ओकिवाना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं ने इंसान में ऐसे जीन की तलाश की है जो पित्त वाइपर सांपों के जहर की तरह काम करते हैं। उन्होंने पाया है कि मुंह में जहर को विकसित करने के लिए जो जरूरी आधार चाहिए होता है वह रेप्टाइल्स के साथ स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स में भी पहले जैसे मौजूद हैं। जिससे यह कहा जाता है कि इंसान भी जहर बनाने की क्षमता पैदा कर सकता है। उस रिसर्च के अनुसार इंसान ही नहीं बल्कि कई और मैमल्स जहर पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान भी दुनिया के सबसे जहरीले सांप रेटल स्नेक और सबसे जहरीले प्लेटिस्प्स की जहर बना सकते हैं। इस स्टडी से यह पहला ठोस सबूत मिला है जो बताता है कि सांपों की जहरीला ग्रंथियों और फिर इंसानों की ग्रंथियों के बीच एक समानता मिली है। जी हां, साइंटिस्ट का मानना है कि यह इंसानों की फ्लेक्सिबल जीन्स की वजह से हुआ है। यह जीन्स आपके लार ग्रंथियों को जहरीला बनाता है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोरोना के खिलाफ 7 और वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उन्होंने ये बात कही है। यह पहली खुराक उन्होंने 2 मार्च को ली थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन 7 में से कुल 8 ट्रायल एडवांस अवस्था में पहुंच गया है। इनके अलावा 2 दर्जन से अधिक वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल की चरण में है। उन्होंने बताया कि देश के 433 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई संक्रमित नहीं पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन कोरोना के नियमों को लेकर हमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी होगी। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए कैच अप कोर्स 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। जी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कैच अप कोर्स के तहत विद्यार्थी को उन कक्षाओं का विशेष पाठक पढ़ाया जाएगा जिनमें उनका नामांकन 2020-21 में हुआ था। यह चूंकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं हो सकी थी, इसलिए इस कैच अप कोर्स के जरिए उनकी छूटे हुए सिलेबस की बेसिक विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी।
दोस्तों लॉकडाउन के बाद से ही सोनू सूद की दरियादिली के किस्से आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। कभी किसी को नौकरी दिलाना तो कभी किसी को मेडिकल हेल्प दिलाना, सोनू ने लोगों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हां, ऐसा ही एक और वाकया सामने आया है जिसमें सोनू सूद ने फिर से तार हरण बनकर एक परिवार की मदद की है। जी, गरीबी से जूझते एक परिवार को सिलाई मशीन का तोहफा देकर सोनू सूद ने न केवल उनकी मदद की है बल्कि सबसे पहले शर्ट उनके लिए मिलने की बात कह दी है। जी हां, सोनू सूद को उनकी इस मदद के लिए एक बार फिर से खूब दुआएं मिल रही है। जी हां, सोनू सूद के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो को विशाल कुमार महतो नामक शख्स ने बनाया है। जी हां, विशाल ने वीडियो में पूरे परिवार के लोगों के साथ साथ घर के माली हालात भी शूट किया है। जी, इस परिवार में महिलाएं, लड़कियों की संख्या अधिक दिख रही है। जी, वीडियो में इस परिवार की एक लड़की मांग करती दिख रही है कि अगर एक सिलाई मशीन का इंतजाम हो जाए तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने में मदद मिल सकेगी। जी, वीडियो के साथ लिखा है कि सर, आज इस परिवार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। जी, इसका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। इनको एक सिलाई मशीन मिल गया तो फिर उस हुनर का इस्तेमाल करके घर का खर्च चला सकते हैं इस घर की बेटी। इस पर सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए मदद का भरोसा दिलाते हुए लिखा है कि इस शुक्रवार तक मशीन पहुंच जाएगी और पहली कमीज मेरी सिल देना। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के लोगों को नए साल में एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, गोपालगंज के सिपाया में चल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अप्रैल महीने में ही सीएम नीतीश कुमार इस इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। जी हां, इसके निर्माण में करीब 87 करोड़ रुपए लागत आई है। 500 सीट वाले इस इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के रहने के लिए 300 बेड और छात्रों के लिए 200 बेड की क्षमता है। जी हां, इस इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण जनवरी 2019 में शुरू हुआ था और फरवरी 2021 तक निर्माण कार्य पूरा होना था। इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में लगे अधिकारियों के अनुसार करीब 87 करोड़ की लागत से बने रहे इस कॉलेज में कुल 8 सेक्शन हैं। करीब 7 एकड़ में फैले इस कॉलेज के सभी 8 सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ये इस कॉलेज के बन जाने से सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि बिहार के छात्रों को बहुत सहूलियत होगी। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सबसे धनी पार्टी है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पैसों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। रैली के दौरान अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी किया और उद्योगपतियों को भी डराने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कमा रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने पार्टी के लिए पैसा कमाने का नया तरीका खोजा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।